हम पढ़ रहे थे हिंदी कहानी का उद्भव व विकास। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ लिया था कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, उसकी प्रस्तावना, हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का आविर्भाव, हिंदी की प्रथम कहानी और प्रसाद और उनकी कथाधारा। ये वीडियो 1 के अंदर पढ़ा था हमने, वीडियो पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था इसको, और पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था प्रेमचंद और उनकी कथाधारा और मनोवैज्ञानिक कहानी। और इस टॉपिक का पार्ट 3 हम आज बनाएंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्वातंत्रोत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि में परिवर्तन, हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन, जिसमें हम नई कहानी और सचेतन कहानी को पढ़ेंगे। पार्ट 4 के अंदर हम कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी और समकालीन कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पॉइंट आता है स्वातंत्रोत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट है स्वातंत्रोत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि में परिवर्तन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि हमारे द्वारा जो भी अपलोड जो भी वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं स्वातंत्रोत्तर कहानीकार की कथा दृष्टि में परिवर्तन। हिंदी कहानी के प्रारंभिक काल में कथाकार की दृष्टि घटनाओं तथा पात्रों के माध्यम से किसी नैतिक आदर्श तक पहुंचने की रही। प्रेमचंद की कहानियों में यद्यपि सामाजिक समस्याओं तथा जीवन के यथार्थ के प्रति पूर्ण जागरूकता द्रष्टव्य है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों में क्या है, सामाजिक समस्या और जीवन के यथार्थ यानी जीवन की सच्चाई के आधार पर और पूर्ण जागरूकता द्रष्टव्य यानी सामाजिक जागरूकता। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को भी बताया और जागरूक भी किया, तथापि वे किसी सामाजिक आदर्श को सामाजिक या पारिवारिक यथार्थ के बीच स्थापित करते हैं, किंतु उनकी अंतिम दौर की कहानियों में कफन, पूस की रात आदि में प्रेमचंद आदर्शवाद के कैप्सूल को उतारकर जीवंत यथार्थ के धरातल पर आ जाता है। ठीक है, पहले आदर्शवाद यानी आदर्श के ऊपर जो है वो रचनाएं करते हैं, फिर यथार्थ के ऊपर आ जाते हैं यानी सच्चाई के ऊपर रचनाएं करने लग जाते हैं प्रेमचंद जी। वस्तुतः प्रेमचंद की ये यथार्थवादी कहानियां ही, जिनमें वे मानव को उसके यथार्थ परिवेश में चित्रित करते हैं, स्वतंत्रोत्तर कहानी की जीवन दृष्टि का आधार हैं। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात कथाकार की दुनिया सर्वथा एक नई दुनिया थी। स्वतंत्रता मिलते ही शताब्दियों दास्ता ही नहीं टूटी, बल्कि नैतिक आर्थिक मूल्यों के विघटन की, संक्रमण की विडंबनाओं और मानवीय संकट ने तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन को भी तोड़ दिया। ठीक है, जब गुलाम था देश तो इन सारी समस्याओं से जूझा अपना समाज, उसने इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने समाज को। उसने व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय स्तर पर बनते बिगड़ते संबंधों, अवधारणाओं, मान्यताओं, परिस्थितियों, वैचारिक आदर्शों के बीच जूझती मानव प्रतिमा को रचनात्मक आग्रह के साथ स्वीकार किया, क्योंकि आजादी के कुछ ही दिनों में वे ये महसूस करने लगे कि आजादी के पहले की सरल दुनिया का अंत हो गया। इस परिवेश में जो मानव प्रतिमा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्षरत थी, उसके संघर्ष को कथाकार ने अनुभव किया, क्योंकि स्वयं उसे इन सब संदर्भों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है जैसे वह ठहराव आ गया है, जब हमें खुद ही अपनी शक्लें अजनबी लगने लगी हैं। लगता है स्वतंत्रता के बाद पूरा युग ही हमने भोगा नहीं है, हम पर लाद दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात की विभिन्न कहानी धाराओं को मोटे तौर पर इन वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो कहानी धाराएं थी मोटे तौर पर इन वर्गों में रख सकते हैं हम, जिसमें आंचलिक कहानी की धारा, फणीश्वर नाथ रेणु इसके अग्रणी कथाकार थे। ठीक है, आंचलिक कहानी के अग्रणी कथाकार कौन है, आंचलिक कहानी के वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानी
की धारा के अग्रणी कथाकार। ठीक है, ग्रामीण जीवन से संबंध कहानी धारा यानी ग्रामीण जीवन से संबंधित जो कहानियां लिखी गई उनमें है मार्कंडेय, काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, भैरव प्रसाद गुप्त, शैलेश मटियानी, रांगे राघव, मधुकर गंगाधर, मधुकर सिंह, अवध नारायण सिंह आदि इस धारा के प्रतिनिधि कथाकार हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीयता से संबंधित कहानी धारा, अंतरराष्ट्रीयता के से संबंधित कहानी धारा है, उसमें है उषा प्रेमवदा, निर्मल वर्मा, विजय चौहान आदि इसके प्रमुख कथाकार हैं। ठीक है, और महानगरीय जीवन से संबंध कहानी धारा है, महानगरों से रिलेटेड कहानियां लिखी है वो है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, अमरकांत, रमेश बख्शी, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, हरिशंकर परसाई, दूधनाथ सिंह आदि इस धारा के प्रमुख कथाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन के रूप में जो कहानी आई है उनको हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नई कहानी। ठीक है, नई कहानी, इसका नामकरण और स्वरूप हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रोत्तर कहानी को नई कहानी के नाम से पुकारा गया। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद जो कहानियां लिखी गई उनको नई कहानी के नाम से पुकारा गया। तो निश्चय ही उसमें कुछ नयापन रहा होगा और यह नयापन ही उसे पूर्ववर्ती कहानी से अलग कर रहा होगा। नई कहानी शब्द का प्रयोग जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, अश्क, यशपाल के बाद आने वाली पीढ़ी की कहानी के लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब के बाद में आने वाली पीढ़ी की कहानी के लिए किया गया है नई कहानी शब्द का प्रयोग। ठीक है, तथा इस पीढ़ी का लेखन के क्षेत्र में उदय स्वतंत्रोत्तर काल में हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नई कहानी नामकरण के जन्म का इतिहास खोजते हैं तो हम पाते हैं कि दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले नई कहानी परंपरा और शीर्षक अपने निबंध में नई पीढ़ी की कहानियों में कुछ नयापन और मौलिकता देखकर उन पर विचार किया था। ठीक है, सबसे पहले दुष्यंत कुमार ने, उन्हें मार्कंडेय, अमरकांत, राजेंद्र यादव, विद्यासागर नोटियाल, कमल जोशी, धर्मवीर भारती की कहानियों में नएपन और प्रगति के कुछ चिन्ह नजर आए थे। लेकिन दुष्यंत कुमार अपने लेख में नामकरण की सार्थकता के विषय में किसी प्रकार का तर्कसंगत विवेचन नहीं करते। नई कहानी के नामकरण की आवश्यकता का प्रश्न सर्वप्रथम डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने लेख आज की हिंदी कहानी में उठाया। ठीक है फ्रेंड्स, नई कहानी के नामकरण की आवश्यकता सबसे पहले डॉक्टर नामवर सिंह ने, ठीक है, नई कहानी, नामकरण और नामवर सिंह, ठीक है, एक जैसे नाम है, आज की हिंदी कहानी में उठाया और पूरे बल के साथ इस नाम का समर्थन किया। इस नाम की कहानी के साथ जोड़ने का श्रेय डॉक्टर नामवर सिंह को ही जाता है। ठीक है, इस नाम की कहानी के साथ जोड़ने का श्रेय डॉक्टर नामवर सिंह को ही जाता है। उन्होंने नई कविता के संदर्भ में नई कहानी के नामकरण का प्रश्न उठाते हुए कहा, मेरे मन में यह सवाल उठता है कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की कोई चीज है क्या। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह जो थे उन्होंने कहा कि जैसे नई कविताएं हैं वैसे नई कहानी नाम की कोई चीज है क्या। तो इसके आगे वे कहते हैं कि नई कहानी नाम से कोई आंदोलन अभी तक नहीं चला है। इससे क्या समझा जाए, यह कि कहानी में कुछ नयापन आया ही नहीं, कि कहानी में जो नयापन आया है वह कविता की अपेक्षा बहुत कम है। किंतु नई कहानी के विषय में नामवर सिंह के विचार समय समय पर विकसित होते रहे हैं। वे कभी सांकेतिकता को या कभी सूक्ष्म वातावरण को या संगीतात्मकता को या कथा विन्यास को या वास्तव में विविध आयामों को या नवीन दृष्टि को नई कहानी का आधार मानकर उसका मूल्यांकन करते रहे हैं। उन्होंने एक विभिन्न बात यह भी कही कि कहानी की चर्चा में अनायास ही नई कहानी शब्द चल पड़ा है और सुविधा अनुसार इसका प्रयोग कहानीकारों ने भी किया है और आलोचकों ने भी। किंतु उनका अनायास वाला कथन इसलिए सत्य प्रतीत नहीं होता है कि नामकरण की आवश्यकता सबसे पहले उन्होंने ही महसूस की और उन्होंने ही यह नाम दिया। नई कहानी की उपलब्धियां, नई कहानी ने हिंदी साहित्य में एक वातावरण बनाया था। वह बहुत सृजनात्मक
और साहित्यिक वातावरण था। इस आंदोलन के प्रारंभिक दौर की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने कहानीकारों को एक लंबी पीढ़ी हिंदी कहानी को दी। नई कहानी आंदोलन के दौरान ऐसा वातावरण बनाया गया था कि नए कहानीकारों में यह होड़ लगी कि कौन किससे बेहतर कहानी लिखता है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के कारण नए कहानीकारों को खूब लिखने और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती थी। उस समय जो अच्छी कहानी छपती थी बहुत चर्चित होती थी। यह नई कहानी आंदोलन का ही परिणाम था कि कहानीकारों की पीढ़ी के साथ डॉक्टर नामवर सिंह, ऋषिकेश, सुरेंद्र चौधरी, धनंजय शर्मा, देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश जैसे कहानी के व्याख्याकार भी तैयार हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि नई कहानी आंदोलन सृजन एवं विवेचना दोनों दृष्टियों में बहुत समृद्ध और गतिशील आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था नई कहानी। और अब हम पढ़ेंगे सचेतन कहानी। तो उसके अंदर हम उसका उद्भव और नामकरण पढ़ेंगे। सचेतन कहानी का उद्भव कैसे हुआ और सचेतन कहानी का नामकरण कैसे हुआ। तो नई कहानी आंदोलन के उत्तरार्ध में यह आंदोलन बहुत थोड़े से कथाकारों तक सीमित रह गया तथा वह धीरे धीरे सामाजिक समस्याओं से कटने लगा। सन 1960 तक नई कहानी रूढ़ होने की स्थिति में आ गई थी और उसमें एक खास किस्म का मैनरिज्म पैदा हो गया था। नई कहानी की रूढ़ी और उसके मैनरिज्म को तोड़ने की दृष्टि से हिंदी कहानी में जो आंदोलन उभरे उनमें सचेतन कहानी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका प्रारंभ नवंबर 1964 में प्रकाशित आधार के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से माना जाता है, जिसका संपादन डॉक्टर महीप सिंह ने किया था। ठीक है, सचेतन कहानी में डॉक्टर महीप सिंह का नाम आता है और नई कहानी आंदोलन में डॉक्टर नामवर सिंह का। ठीक है, नई कहानी में उन्हीं के शब्दों में सचेतन आंदोलन साहित्यिक संचेतना की सामूहिक प्रतिक्रिया है। इसके सूत्र बंबई में रचना द्वारा आयोजित गोष्ठियों में हैं। गत अप्रैल में मनीषा द्वारा दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में यह चर्चा और मुखर होकर सामने आई। डॉक्टर महीप सिंह ने ही सचेतन कहानी आंदोलन का प्रस्तावना किया था। ठीक है, आधार के इस विशेषांक में महीप सिंह, राजीव सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, श्याम परमार आदि ने सचेतन कहानी संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया तथा इस अंक में आनंद प्रकाश जैन, कमल जोशी, कुलभूषण, धर्मेंद्र गुप्ता, मधुकर सिंह, मनहर चौहान, महीप सिंह, योगेश गुप्त, वेदराही, सुखवीर, हिमांशु जोशी आदि 20 कहानीकारों की कहानियां छपी। बाद में महीप सिंह ने संचेतना नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जो सचेतन कहानी आंदोलन का प्रमुख मंच बनी। ठीक है, जो संचेतना नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया, उसी के अंदर सचेतन कहानी की सारी कहानियों का प्रकाशन हुआ। और सुदर्शन नारंग के संपादन में श्रेष्ठ सचेतन कहानियां शीर्षक से एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सचेतन कहानी की पूरी कहानी। और अब हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी पृष्ठभूमि 1960 तक आते आते कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी की जो कहानी है 1960 के बाद की है। 1960 तक आते आते कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि स्वतंत्रता का जिस उल्लास और उत्साह के साथ स्वागत किया था वह ठंडा होने लगा था और हम एक मोह भंग की स्थिति में आ पहुंचे थे। हमें लगने लगा था कि समाज में सभी जातीय और राष्ट्रीय मूल्य समाप्त हो चुके हैं और हमारे समक्ष एक अंधकार, पूर्णतया निराशापूर्ण भविष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमने स्वतंत्र भारत के विषय में जो स्वप्न संजोए थे वे सब टूटते हुए दिखाई देने लगे। देश में राजनीतिक उथल-पुथल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता से स्वतंत्रता के पश्चात होश संभलाने वाली पीढ़ी को आहत किया। पतनोन्मुख घटनाओं ने देश की चेतना को धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी स्तरों पर झकझोर दिया। व्यक्ति आशान्वित था, किंतु उसकी तुलना में निराशा अधिक थी। अनपेक्षित स्थितियों के कारण उसमें अविश्वास और आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हुई।
फलस्वरूप व्यक्ति अपनी आंतरिकता में केवल आहत ही नहीं हुआ, अपितु टूट भी गया। इस निराशा भरे वातावरण में हिंदी कहानी को जिस नई धारा का सूत्रपात हुआ, उसे कहानीकारों तथा समीक्षकों ने अकहानी के नाम से अभिहित किया। साठोतरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और सन 1960 के बाद हिंदी की कहानी के क्षितिज पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और सन 1960 के बाद हिंदी के कहानी के क्षितिज पर आंदोलन एक आंदोलन के रूप में उग गई। अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई, जिसके पक्षधरों में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर सिंह थे। इसी आंदोलन की स्थापना के लिए अकहानी शीर्षक से श्याम मोहन श्रीवास्तव तथा सुरेंद्र अरोड़ा के संपादन में एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जिसके भूमिका में अकहानी की व्याख्या की गई तथा जिसमें उक्त कहानीकारों की कहानियां भी संकलित की गई। अकहानी आंदोलन एक तत्कालीन जीवन स्थितियों की भयावहता का परिणाम था, तो दूसरी ओर नई कहानी की जड़ता को तोड़ने का प्रयास था। जैसा कि विश्वेश्वर ने कहा था, साठोत्तर या अकहानी की आवाज पुरानी पड़ती जा रही पीढ़ी के भोगे हुए यथार्थ अनुभव की प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता जैसे खोखले नारों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की। इस आवाज ने नई कहानी के झंडाबरदारों को उनके पुराने पड़ जाने का एहसास कराया और उन्हें बिल्कुल उसी तरह बौखला दिया जैसे अपने जमाने में उन्होंने जैनेन्द्र के आदि को बौखलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अकहानी का नामकरण और स्वरूप पढ़ेंगे। अकहानी पश्चिम में जन्मी एंटी स्टोरी का रूपांतरण है। अकहानी पश्चिम में जन्मी एंटी स्टोरी का रूपांतरण है, किंतु एंटी नोवेल पश्चिम का एक स्वीकृत आंदोलन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकहानी का प्रेरक यही एंटी नोवेल आंदोलन है। एंटी नोवेल नामक आंदोलन से रोब ग्रीए, मैडम सारा तथा बार्थर्स के नाम जुड़े हुए हैं, जिनके लिए अकथा संबंधी आंदोलन केवल फार्म या शिल्प का आंदोलन नहीं है, वह एक निश्चित दृष्टिकोण और जीवन दर्शन का आंदोलन है। रोब ग्रीए के लिए इंसानी हरकतें किसी दूसरी वस्तुओं से भिन्न नहीं है, वे सिर्फ उतने ही हैं जितनी नजर आती हैं। दूसरी तमाम वस्तुओं के साथ हरकत करती हुई यांत्रिक और ठोस। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी अकहानी में असंबद्ध है तथा वह कहानी की परंपरागत अवधारणाओं को अस्वीकार करती हैं। वह अमूर्त कथा विधा तथा अथवा शिल्पहीन कहानी है। अकहानी कहानी की धारणागत प्रतीति के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षाओं को अस्वीकार करती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अकहानी पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और साहित्यिक मूल्यों के विघटनात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये सारे जो हैं मूल्य इनके विघटनात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। अकहानी में व्याप्त मूल्यहीनता देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन के अवमूल्यन से संबंध रखती है। इस अवमूल्यन के संदर्भ में हमें 1962 में मिली चीन से पराजय तथा 1965 में रुपये का अवमूल्यन स्मरण हो जाता है। यह अवमूल्यन मुद्रागत ही नहीं था, बल्कि इसके साथ गहरे स्तरों पर राष्ट्रीय प्रतिमा की भग्न होती गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन भी शामिल थे। अकहानी की उपलब्धियां। अकहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने कहानी में एक आक्रामक मुद्रा को स्वीकार किया और नई कहानी में उत्पन्न हुई जिलजिली भावुकता से उसे मुक्त किया। उसने सभी प्रकार के मूल्यों को अस्वीकार किया और शिल्प के स्तर पर नए प्रतीकों, नए बिंबों तथा नए संकेतों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अकहानी सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर बल देती है, इसलिए उसमें अमूर्तता का आधिक्य है। अकहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उसने नई कहानी द्वारा संपादित अभिजात्य को तोड़ा तथा हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की।
शिल्प के बचकाने दुराग्रह से, कविता के आत्मपरक बिंबों से, क्षण चित्रों और अनुभूति के मीठे और रोमानी उपकरणों से भी उसने छुटकारा पाया है। कहानी अपने इस रूप में व्यापक और विशेष दोनों बनी है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर कहानी। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर कहानी, जनवादी कहानी और समकालीन कहानी। ये तीनों हमारे लास्ट पॉइंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके किसी दोस्त के सिलेबस में ये टॉपिक है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।